स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट होता है MIL हिंदी ए। और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में ही हिंदी ए जो है पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जिसने सेमेस्टर 1 में इंग्लिश MIL लिया होता है तो वो सेकंड सेमेस्टर में फिर वो हिंदी MIL पढ़ता है। तो यूनिट फर्स्ट में से जो आपका ग जो टॉपिक है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, ये आज की इस वीडियो का टॉपिक है। और पार्ट फर्स्ट है ये इस वीडियो का। पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में हम इस वीडियो को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो इकाई एक जो कि हिंदी भाषा की जो इकाई एक है, यानी कि इसमें हमने क आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास कर लिया है। और ख यानी कि हिंदी भाषा का परिचय एवं विकास, ये भी हमने कर लिया है। और आज जो हम करेंगे वो है ग यानी कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो परिचय से स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ अ नेशन, किसी देश की भाषा। ठीक है, ऐसा मतलब ऐसी लैंग्वेज या ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश की हर भाषा के लोग आसानी से कर सकें और बोल सकें और लिख सकें। देखो, राष्ट्रभाषा का सिंपल सा मतलब यही है कि ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र में समझी और बोली जा सके। ठीक है, जो कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं वो भी उस भाषा को समझ सकें, इतनी बड़ी वो भाषा हो। ठीक है, और मतलब सभी लोग उसको आसानी से बोल सकें और लिख सकें। हमारे देश की ऐसी ही भाषा है हिंदी। ठीक है, हिंदी को भी लगभग आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे कोई बोल ना पाता हो पर कहीं ना कहीं समझ जरूर लेगा हिंदी को। ठीक है, और आजादी के पहले अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजों की मतलब जो अंग्रेजों के हमारे यहाँ पे जो मतलब शासन हुआ था अंग्रेजों का, तो आजादी के पहले की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी के माध्यम से यानी कि इंग्लिश के माध्यम से सारा काम चलाया। मतलब इंग्लिश मीडियम में ही सब कुछ होता था और इंग्लिश से ही सब कुछ होता था। किंतु अपने देश में सबके लिए एक भाषा का होना आवश्यक है। मतलब भाई देखो, हर देश की अपनी एक भाषा होती है। कोई फ्रांस जाता है तो वहां की उनकी फ्रेंच है, कोई जर्मन जाता है मतलब यहाँ जर्मनी जाता है तो उनकी जर्मन लैंग्वेज है, इंग्लैंड कोई जाता है तो उनके पास अपनी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो हर मतलब देश में अपने मतलब सभी की एक भाषा होना बहुत जरूरी होती है। और ऐसी भाषा जो अपने देश की हो वह भाषा केवल हिंदी है। ठीक है, मतलब हमारे देश के अंदर हम देखें तो ऐसी भाषा की अगर हम बात करें जो काफी बड़ी हो और हर कोई इसे लगभग समझता हो तो वो हिंदी है। राष्ट्र शब्द का प्रयोग किसी देश तथा वहां बसने वाले लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब राष्ट्र यानी कि नेशन, राष्ट्र का मतलब होता है कोई देश। ठीक है, और प्रत्येक राष्ट्र यानी कि हर देश का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मतलब देखो, हर देश की अपनी एक अलग पहचान होती है और उसमें विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग जातियों के अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। भारत की ही अगर हम बात करें तो अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। विभिन्न स्थानों अथवा प्रांतों में रहने वाले लोगों की भाषा भी अलग अलग होती है। देखो, जहाँ पे अगर कोई मतलब साउथ इंडिया में रहता है तो वहाँ की भाषा अलग होगी, कोई नॉर्थ इंडिया का है वहाँ की भाषा अलग होगी, पश्चिमी भारत का है वहाँ की भाषा अलग होगी, गुजराती होगी या मराठी जैसी भी होगी। पूर्व भी अगर कोई पूर्वी भारत का है तो वहाँ की भाषा अलग होगी, बांग्ला वगैरह, उड़िया उड़िया सब वहीं पे ही आपको मिलेंगी। तो अलग अलग स्थान, अलग अलग प्रांतों के हिसाब से वहाँ के रहने वाले लोगों की भाषा भी अलग अलग होती है। इस भिन्नता के साथ साथ उनमें एकता भी बनी रहती है। यानी कि इतनी सारी भाषाएं, इतनी वैरायटी, इतनी विविधता, इतनी भिन्नता के साथ साथ एक उसमें एकता भी होती है और पूरे राष्ट्र के शासन का एक केंद्र होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः राष्ट्र की एकता यानी कि देश की एकता बनाने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र जो है मतलब पूरे देश में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है। यानी कि राष्ट्र, एक देश की अगर हमें एकता बनानी है तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा की जरूरत होती है जिसका प्रयोग पूरे देश में हो। सबसे इंपॉर्टेंट काम जितने भी देश के होते हैं, प्रशासन से जुड़े हुए काम होते हैं, जितने भी देश के काम होते हैं उस भाषा में किए जाएं। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। और ऐसी व्यापक भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, और ऐसी एक बड़ी व्यापक भाषा जो पूरे देश में मतलब बोली जाती हो, लिखी जाती हो, समझी जाती हो, वही एक राष्ट्रभाषा है, यानी कि किसी देश की भाषा। और भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, आपको पता है मैंने आपको अभी तक मतलब बहुत सारी जो एक पूरा मैंने आपको हिंदी भाषा का जो है और मतलब आर्य भाषाओं का पूरा एक विकास क्रम भी समझाया है, तो आपको पता भी होगा कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं।
सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, सब जानते हैं। और जब तक भारत में अंग्रेज शासक रहे तब तक अंग्रेजी का बोलबाला था। देखो, जब तक अंग्रेज लोग हमारे देश के अंदर थे, हम जब तक उनके गुलाम थे, जब तक हमारे यहाँ पे इंग्लिश का बहुत बोलबाला था। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, सभी प्रशासन के काम इंग्लिश में, हर काम इंग्लिश में। जब तक अंग्रेज यहाँ पे थे, अंग्रेजी को ही जोड़ दिया गया। किंतु अंग्रेजों के जाने के बाद यह असंभव था कि देश के सारे कार्य अंग्रेजी में हो। देखो, जो अंग्रेज लोग थे वो तो चले गए, अब ये तो पॉसिबल था नहीं कि देश के सभी लोग अंग्रेजी समझते हो। गरीब लोग भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, कई नेता भी होते हैं जिनको इंग्लिश ना आती, ठीक है, या उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो ऐसे में अंग्रेज जब चले गए तो ये पॉसिबल नहीं था कि देश के सारे कार्य या हर काम अंग्रेजी में हो। जब देश के संविधान का निर्माण किया गया तो यह प्रश्न भी सामने आया कि राष्ट्र की भाषा कौन सी होगी। देखो, जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो बहुत ज्यादा डिबेट हुई थी, बहुत वाद विवाद हुआ था, बहस चर्चा हुई थी कि हमारे आखिर देश की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, ठीक है, जिसपे सभी सहमत हों। क्योंकि राष्ट्रभाषा के बिना देश के स्वतंत्र अस्तित्व की पहचान नहीं होगी। देखो, हमारे देश की एक अलग स्वतंत्र आजादी के रूप में, अगर आजाद देश के रूप में पहचान अगर हमें बनानी है तो हमारी एक राष्ट्रभाषा तो होनी चाहिए। हम किसी भी देश में जाते हैं तो उनकी एक अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दे के बताया था, ठीक है। तो ऐसे ही किसी राष्ट्र की अगर भाषा ना हो तो कहीं ना कहीं उसकी पहचान जो है वो नहीं बन पाती। और कुछ लोग अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाए रखने के पक्ष में थे उस टाइम पे जब संविधान बन रहा था, कि भाई इंग्लिश को ही राष्ट्रभाषा बना देते हैं। पर ये क्या सही था? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत था। क्योंकि मतलब अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा इसलिए घोषित नहीं किया जा सकता था क्योंकि देश में बहुत कम लोग ऐसे थे कि जो अंग्रेजी बोल सकते थे। हम किसी ऐसे देश में जहां पर लोग ज्यादातर अंग्रेजी समझते ही ना हो तो उसको राष्ट्रभाषा कैसे बना सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसको देश का एक बड़ा तबका समझ सके, लिख सके, ठीक है। तो जब अंग्रेजी ऐसी भाषा है आज के टाइम में, मैं बता रहा हूँ, ये तो आजादी के टाइम की बात है, आज के टाइम में भी आप देश के कोने कोने में जाओ, आपको मतलब हर कोई ऐसा नहीं होगा जो इंग्लिश बोलता हो, ठीक है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिसको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती होगी। तो इसीलिए इंग्लिश को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। और देखते हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के प्रमुख तर्क। अब कुछ लोगों ने तर्क दिए कि देखो, अंग्रेजी तो बनने से रही राष्ट्रभाषा, लेकिन हम हिंदी को बना सकते हैं राष्ट्रभाषा। अब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्या तर्क दिए गए? देखो, पहला तो ये तर्क दिया गया कि हिंदी एक भारतीय भाषा है, तो इससे हमें बिल्कुल भी वो नहीं डर होगा कि भाई किसी दूसरे देश की भाषा हम अपनी राष्ट्रभाषा बना रहे हैं तो इससे हमारे अस्तित्व पे खतरा आएगा। हिंदी अपनी भाषा है, देसी भाषा है, और जितनी संख्या हिंदी बोलने वालों की थी उतनी किसी भी अन्य प्रांतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की नहीं थी। मतलब हिंदी को जितने लोग बोलते थे उतनी कोई और भाषा नहीं थी जो मतलब ज्यादा बोली जाती हो उस टाइम पे, ठीक है। हिंदी ही सबसे ज्यादा बोली जाती थी। हिंदी समझना बहुत आसान है, 5 से 6 महीने में कोई भी हिंदी सीख सकता है, हिंदी ज्यादा मुश्किल नहीं। और इन सभी तर्कों के साथ भारतीय संविधान सभा ने यह निश्चय किया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि बनाया जाए। आगे देखते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के बाद उसका एकदम प्रयोग करना कठिन था, यानी कि हम एकदम से बिल्कुल उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे राष्ट्रभाषा के रूप में। और इसलिए फिर क्या हुआ कि जो राजकीय कर्मचारी थे, ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको ये सुविधा दी गई कि सन 1965 तक केंद्रीय शासन का कार्य, यानी कि केंद्रीय जो जितना भी काम होगा शासन का, वो व्यवहारिक रूप से अंग्रेजी में चलता रहे। मतलब जिसको दिक्कत थी, जिन अफसरों को, जिन कर्मचारियों को, कि वो हिंदी एकदम से नहीं प्रयोग कर सकते थे, तो उनको 1965 तक केंद्रीय शासन का काम जो है व्यवहारिक रूप से अंग्रेजी में ही मतलब करने के लिए कहा गया। और 15 वर्षों में हिंदी को पूर्ण समृद्धशाली बनाने के लिए प्रयत्न किए जाएं, ऐसा उन्होंने निश्चय किया कि हम 15 साल तक हिंदी को इतना अच्छा कर देंगे कि हर कर्मचारी उसे समझ सके। आगे देखते हैं इसमें क्या है। इस बीच सरकारी कर्मचारी भी हिंदी सीख लें और कर्मचारियों को हिंदी पढ़ने की विशेष सुविधाएं दी गई कि ये जो 15 साल तक का टाइम है, इसमें जिन कर्मचारियों को हिंदी बोलने लिखने में या समझने में दिक्कत है तो वो भी हिंदी सीख ले और उनको कुछ विशेष सुविधाएं भी दी गई। शिक्षा में हिंदी को अनिवार्य विषय बना दिया गया। एजुकेशन सेक्टर पे अगर देखा जाए तो इसमें हिंदी को मतलब एक सब्जेक्ट बना दिया गया पढ़ाई के अंदर। और शिक्षा मंत्रालय की ओर से हिंदी के परिभाषिक शब्द निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय का बहुत योगदान रहा हिंदी को मतलब एक सब्जेक्ट विषय बनाने में। और इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं भी हिंदी को दी गई, ठीक है, ताकि हिंदी अंग्रेजी का स्थान पूर्ण रूप से ग्रहण कर ले। हम चाहते थे कि हमारे देश में हिंदी भाषा रहे, अंग्रेजी जो दबदबा बनाई हुई थी कहीं ना कहीं हिंदी उसको जाके उसका स्थान ले ले, उसको रिप्लेस कर दे, ठीक है।
अनेक भाषा विशेषज्ञ जो कि भाषा के जानकार थे, उनकी राय ये थी कि यदि भारतीय भाषाओं की लिपि को देवनागरी स्वीकार कर लिया जाए तो राष्ट्रीय भावनात्मक एकता स्थापित करने में सुविधा होगी। अगर हम पूरे देश की, पूरे भारत की भाषाओं की जो लिपि है उसको अगर हम देवनागरी मान ले तो राष्ट्रीय भावनात्मक एकता स्थापित करने में सुविधा होगी, हम एकता जल्दी से जल्दी स्थापित कर पाएंगे। सभी भारतीय एक दूसरे को मतलब भाषा में रचित साहित्य का रसास्वादन कर सकेंगे। यानी कि अगर एक लिपि एक भाषा रहेगी तो सभी लोग आपस में उसको समझेंगे, जो साहित्य है उसका आनंद उठा पाएंगे। ठीक है, तो यही कुछ इसमें बताया गया। आज जहां शासन और जनता हिंदी को आगे बढ़ाने और उसका विकास करने के लिए परिवर्तनशील है, वहां ऐसे भी कुछ लोगों की कमी नहीं है कि जो कि इसकी टांग पकड़कर पीछे घसीटने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि हमारे देश की सरकार, शासन और जनता यानी कि लोग हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदी को आगे लाना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो उनकी टांग खींचते हैं, पीछे घसीटते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो टांग अड़ाते हैं इस चीज को करने के लिए। और इन लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदी को संविधान के अनुसार सरकारी भाषा बनाने से तो सहमत हैं, किंतु उसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। यानी कि हिंदी का समर्थन तो करते हैं पर उसको राष्ट्रभाषा नहीं बनने देना चाहते। वो सिर्फ वो ये कहते हैं कि सरकारी भाषा मतलब भले ही बनी रहे, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में वो उसका विरोध करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उर्दू का निर्मूल पक्ष में समर्थन करते हैं, यानी कि नकली समर्थन, दिखावटी समर्थन। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि मतलब ऐसा समर्थन जो कि सिर्फ नकली समर्थन हो एक तरीके से। वो पूरे मतलब उर्दू को इस तरीके से निर्मूल पक्ष में समर्थन करके राज्य कार्य में विघ्न डालते हैं। मतलब जो मतलब राज्य को कार्य करने हैं उसमें कहीं ना कहीं वो टांग अड़ाते हैं लोग उर्दू का नाम लेके। और धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, जो पंजाब का इलाका है, बंगाल का इलाका है, चेन्नई के जो निवासी हैं, वो प्रांतीयता के कारण या क्षेत्रीयता के कारण संकीर्णता में फंसकर अपनी अपनी भाषाओं की मांग कर रहे हैं। अब जब ऐसे लोग जब कहीं पैदा होते हैं जो टांग अड़ाते हैं कामों में, और ऐसे में वो दूसरों को भी भड़काते हैं, जिसके कारण पंजाब, बंगाल और चेन्नई के लोग भी कह रहे हैं भाई हमारी भी भाषा है। ठीक है, हमारी भी तमिल भाषा है, बंगाल कहते हैं हमारी भी बंगाली भाषा है, पंजाबी कहते हैं हमारी भी पंजाबी भाषा है, उसको राष्ट्रभाषा बनाओ। तो अब ऐसी कहीं ना कहीं समस्या आने लगी है। परंतु सच्चाई तो यही है कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके द्वारा संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, क्योंकि हिंदी ही हर कोई समझता है। आज हिंदी के प्रचार प्रसार में कुछ बाधाएं अवश्य हैं, किंतु दूसरी ओर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जनता सभी एकजुट होकर हिंदी के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। मतलब प्रचार प्रसार करने में, हिंदी को ज्यादा से ज्यादा फैलाने में कुछ ना कुछ रुकावटें, बाधाएं जरूर आती हैं, पर हमारी सरकार, हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे यहाँ के लोग हिंदी का विकास करना चाहते हैं। सॉरी। सरकार द्वारा अनेक योजनाएं बनाई गई हैं और उत्तर भारत में अधिकांश राज्यों में सरकारी कामकाज हिंदी में ही किया जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया का जो इलाका है वहां पे ज्यादातर कामकाज जो होता है सरकारी, वो हिंदी में ही किया जाता है और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी हिंदी में कार्य करना आरंभ कर दिया है, यानी कि जो मतलब हमारे राष्ट्र के अंदर जो हमारे देश की बैंकें हैं उन्होंने भी जो मतलब है हिंदी में काम करना स्टार्ट कर दिया है ऑफिस का। विभिन्न संस्थाओं, अलग अलग संस्थाएं और अलग अलग एकेडमी यानी कि अकादमी द्वारा हिंदी लेखकों की श्रेष्ठ पुस्तकों को पुरस्कृत किया जा रहा है। यानी कि मतलब पुरस्कार देने के लिए बड़े बड़े लेखकों की पुस्तकें जो हैं वो इनाम में दी जाती हैं। और दूरदर्शन और आकाशवाणी, ठीक है, रेडियो और हमारे जो टीवी पे अगर दूरदर्शन देखें तो वहां पे भी हिंदी का बहुत विकास किया गया है। ठीक है, और काफी प्रयत्न प्रयास किया गया है कि हिंदी का विकास किया जा सके। और किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राज्य भाषा कहते हैं। अब एक परिभाषा मैंने आपके सामने पढ़ी कि हम जो है राज्य भाषा किसे कहते हैं। तो किसी प्रदेश की राज्य सरकार, मान लो कोई भी प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश है, वहां की जो राज्य सरकार है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे योगी सरकार है, ठीक है, तो किसी भी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्य, अब योगी सरकार अपने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन से जुड़े कार्य, सरकारी कामकाज किस भाषा में करते हैं, तो जिस भी भाषा का वो प्रयोग करेंगे अपने राज्य के अंदर तो वो क्या कहलाएगी, उस राज्य की राज्य भाषा। ठीक है, ऐसे ही पंजाब है। अब पंजाब के जो मतलब जो है अमरिंदर सिंह जी, वो अपने वहां की जो कामकाज की भाषा है वो कैसी रखना चाहते हैं, वो राज्य की भाषा क्या वो पंजाबी में मतलब प्रशासनिक काम करते हैं तो वो वहां की राज्य भाषा हो जाएगी। ठीक है, तो यह भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है। ठीक है, जो ये भाषा होती है ये संपूर्ण प्रदेश यानी कि जितना भी इलाका होगा
और मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश में मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया, मान लो हिंदी में कामकाज होता है, तो राज्य भाषा उसी को बनाया जाएगा उस राज्य की, एक तो उस पूरे प्रदेश में वो बोली जाती हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश है तो वहां पे पूरे में उत्तर प्रदेश में बोली जाती हो, समझी जाती हो, तभी उसको राज्य भाषा बना सकते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण राज्य में सर्वत्र इस भाषा को महत्व प्राप्त रहता है, ठीक है, यानी कि प्रशासनिक काम जितना भी होता है, प्रशासनिक जितनी भी मतलब जो होती हैं चीजें, उसमें हर जगह पे जो भी राज्य भाषा होती है उसका बहुत महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो इस पार्ट में इतना ही, जल्दी ही हम इसके बचे हुए टॉपिक्स भी कर लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।